हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास में हमने बताया था कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में। आज हम थोड़ा सा और बेसिक्स पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिकली हम जो है कंप्यूटर को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक हार्डवेयर के आधार पर, दूसरा कार्य पद्धति, ये कार्य करने की किस तरह से कार्य करते हैं, तीसरा आकार और कार्य के आधार पर। तो मुख्यतः 3 प्रकार से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें भी क्या है, हार्डवेयर को जो है उसमें भी कई सारी पीढ़ियाँ बनी हुई हैं। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ऐसे पीढ़ियाँ बनी हुई है। वो क्यों बनी हुई है? क्योंकि यहाँ पर जो है प्रथम पीढ़ी में जैसे हार्डवेयर जो है उसमें चेंज आता गया, समय के साथ साथ उसमें बदलाव आता गया। पहली पीढ़ी जो हमारी स्टार्ट हुई थी वो 1946 से 1956 तक स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले जो कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी वो 1946 में हुई थी। कंप्यूटर की शुरुआत, जो विकास हुआ कंप्यूटर का, वो 1946 में हुआ। तो 1946 से 1956 तक पहली पीढ़ी चली, जिसमें जो है निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया हार्डवेयर के रूप में। इसको वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं इसको। तो 1956 तक जो है हमारे कंप्यूटर्स जो बने थे वो निर्वात ट्यूब हार्डवेयर के बेस पे बने थे, ठीक है। और उसमें जो लैंग्वेज यूज़ होते थे सॉफ्टवेयर में, वो मशीनी लैंग्वेज में लिखे जाते थे। सॉफ्टवेयर जो होते थे वो मशीनी लैंग्वेज में लिखे जाते थे या डिकोड किए जाते थे। उसका जो पहली पीढ़ी का आता है कंप्यूटर कि पहला जो ENIAC है वो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो वो हमारा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। EDSEC और UNIVAC, ये तीनों जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। और ये आता है एक निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब, किस पीढ़ी में प्रयोग किया जाता था, तो वो हमारी क्या है, प्रथम पीढ़ी में प्रयोग किया जाता था निर्वात ट्यूब का। दूसरा जो हमारा है, आगे बढ़ते हैं, दूसरी पीढ़ी जो हमारी स्टार्ट हुई वो 1956 से 1964 तक दूसरी पीढ़ी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। निर्वात ट्यूब को हटा दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वो होता था, और एक ट्रांजिस्टर एक छोटे आकार का होता था, इसमें कम खपत थी। तो इसको जो है ट्रांजिस्टर को यहाँ पर निर्वात ट्यूब की जगह हम हार्डवेयर के रूप में लेने लगे थे। तो ये जो चला है वो 1964 तक ही चल पाया। उसके बाद हमने और विकास किया। फिर उसके बाद तीसरी पीढ़ी में हम IC चिप का प्रयोग करने लगे। IC चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग करने लगे हम। तो दूसरी पीढ़ी में हमने किसका प्रयोग किया, ट्रांजिस्टर का। और भाषा का भी बात करें अगर हम, सॉफ्टवेयर जो कौन सी भाषा में बनते थे, वो उच्च स्तरीय भाषा में बनते थे, हाई लेवल लैंग्वेज में बनते थे हमारे सॉफ्टवेयर, ठीक। तो आगे हम बढ़ते हैं तीसरी पीढ़ी पर। तो तीसरी पीढ़ी जो हमारी स्टार्ट हुई वो 1965 से 1971 तक हमारी तीसरी पीढ़ी चली है, जिसमें जो है ट्रांजिस्टर, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर जो है एक चिप में, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में छोटे छोटे बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा दिए जाते थे और उससे एक चिप बन गई थी। इसे IC चिप नाम दिया गया था। इसका साइज बहुत छोटा हो गया था, तो मतलब इसमें बहुत जो है 3 लाख लगभग ट्रांजिस्टर एक चिप में हमारे आ जाते थे। और इसकी जो क्षमता है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई थी तीसरी पीढ़ी में। तो तीसरी पीढ़ी में हम किसका प्रयोग करने लगे, IC चिप का प्रयोग करने लगे थे हार्डवेयर के रूप में, ठीक। और इसका ये आता है, IC चिप की जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है IC की, इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये जो है कौन सी पीढ़ी में यूज़ हुई, हमारी तीसरी पीढ़ी में। IC चिप का जो प्रयोग हुआ वो तीसरी पीढ़ी में हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, 1971 से हमारी स्टार्ट हुई थी चौथी पीढ़ी, जिसमें LIC मतलब माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। जिसमें क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ, मतलब बहुत सारी चिपों को मिला करके बना हुआ है माइक्रो प्रोसेसर, मतलब लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके LIC का मतलब हो गया
लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, तो उसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो यहाँ पर बाद में चौथी पीढ़ी में 1971 के बाद जो कंप्यूटर में प्रयोग होने लगा हार्डवेयर, वो माइक्रो प्रोसेसर होने लगा। ठीक है, तो ये पीढ़ी हमारी चली 1985 तक, कंप्यूटरों में हार्डवेयर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा था। उसके बाद जो है 1985 से अब तक जो चलती आ रही है वो 5वीं पीढ़ी है, जिसमें कृत्रिम बुद्धि भी कह सकते हैं, और ये जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, इसका प्रयोग होने लगा। बहुत बड़ी इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग इसमें होने लगा 5वीं पीढ़ी में। ठीक है, अब हम आते हैं कार्य पद्धति के आधार पर जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो क्या है। कार्य पद्धति के आधार पर कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्टों में डिवाइड किया गया कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटरों को। पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। एनालॉग क्या होते हैं? एनालॉग यहाँ देखिए, ये आया नीचे। एनालॉग जो है वे कंप्यूटर हैं जिनका प्रयोग जो है भौतिक रूप से जो डाटा उपलब्ध होता है उसको मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि तापमान मापने के लिए किया जाता है, दाब। ठीक है, तो उनको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तापमान, दाब, गति, प्रतिरोध इत्यादि को मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? ये जो है इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं जिनमें बाइनरी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, वो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड जो है वो एनालॉग और डिजिटल, जिसमें दोनों गुण होते हैं, जब दोनों गुणों को मिलाकर के जो बनाए गए कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग जैसे कि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर इत्यादि को मापने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, रक्तचाप मापने और भी में किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सबसे पहले ये है आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर में उनको हम 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक मिनी कंप्यूटर, एक माइक्रो कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अगर हम इसको आपको इस डायग्राम से समझाएं तो सुपर कंप्यूटर जो है सबसे अधिक शक्तिशाली, इनकी कार्य क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, अब इनका प्रयोग जो है भविष्यवाणी, जैसे कहते हैं ना आज कल बारिश पड़ेगी, पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है, तो मौसम की भविष्यवाणी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, मिसाइलों के डिज़ाइन इत्यादि इत्यादि में उनका प्रयोग किया जाता है। बहुत अधिक क्षमता वाले होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं साइज में भी और क्षमता में भी, कार्य क्षमता में भी। ठीक, तो ये इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये थोड़े साइज में भी छोटे होते हैं। मेन फ्रेम क्या होते हैं? साइड में भी थोड़े छोटे होते हैं और इनकी कार्य क्षमता भी अधिक होती है। इनमें इनकी जो है अमेरिका में एक कंपनी है IBM, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर को बनाती है, सबसे बड़ी कंपनी है विश्व में, सबसे बड़ी कंपनी है IBM, जो इन मेन फ्रेम कंप्यूटर को बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मेन फ्रेम हो गया। मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं और मेन फ्रेम से थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, तो और माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर जैसे कि हमारे पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है और टैबलेट है, ये सब जो है हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इनकी बहुत साइज में बहुत छोटे होते हैं, ये सबसे छोटे होते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर। जैसे डेस्कटॉप है हमारे पास, वो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। लैपटॉप हुआ, टैबलेट हुआ, ये सब क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है, जिसको हम PC पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो है वो बता ही दिया मैंने आपको, सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं, कार्य क्षमता में सबसे अधिक होती है। इनका प्रयोग भविष्यवाणी के लिए भी किया जाता है, मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। और इसका प्रयोग जो है मिसाइलों का डिज़ाइन तैयार करने में, बहुत अधिक जटिल जो कॉम्प्लिकेशंस जो गणनाएं होती हैं उनके लिए भी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये बेसिक्स एक तरह से हमको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कितने पार्टों में, मतलब किस किस तरह से वर्गीकरण है इनका और कैसे कैसे हम इनको विभाजित कर सकते हैं, किस किस तरह के कंप्यूटर होते हैं। बेसिकली हमको तो यही पता है कि एक जो डेस्कटॉप होता है, हमारे जो कंप्यूटर लैपटॉप होता है, बस बेसिकली सभी इसी को जानते हैं।
जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं सभी उन्हीं को जानते हैं, इनको जानते नहीं है। ये जो है सब आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैंने बताया है। इसमें से क्वेश्चंस वैसे बहुत कम आते हैं, बस जो मैंने आपको यहाँ इम्पोर्टेंट बता दिया, जैसे ENIAC पहला कंप्यूटर है ENIAC जो प्रथम पीढ़ी में हमारे बनाया गया था, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा आता है ENIAC। EDSAC यूनिवैक भी हम याद कर सकते हैं। और पहली पीढ़ी में जो है निर्बाध ट्यूब का या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, ये याद कर सकते हैं। IC चिप जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ये जो है ये भी आती है एग्ज़ाम में, इसको भी हमें याद करना है, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, इसको हमें याद करना है, ठीक है। IC चिप की फुल फॉर्म भी याद करनी है, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषाएं जो होती हैं COBOL फोर्ट्रॉन होती हैं, ये भी हमें याद करनी है। बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हार्डवेयर के आधार पर बनते हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।